तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा। फ्रिक्शन इनटू आर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, टॉर्क। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क। और इसी टॉर्क के कारण ये क्या करेगा, ऐसे रोल करता हुआ नीचे आया विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, यहाँ तक आगे चलिए। अब सिलेंडर का जरा मोशन लिखिएगा कैसे होगा, कौन कौन सी फोर्सेस लगनी है, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाइए। सिलेंडर का इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के बताइए क्या लगेगा। सिलेंडर का इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के बताइए क्या आएगा। mg sin थीटा नीचे खींच रहा है इसको, पीछे की तरफ कौन खींच रहा है, फ्रिक्शन, और दैट विल बी इक्वल टू ma। इक्वेशन आ गई, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स ma। आगे लिखिए। टॉर्क ऑन द सिलेंडर, टॉर्क ऑन द सिलेंडर। टॉर्क का फॉर्मूला आप एक तो ये रहा तुम्हारे सामने, एक पढ़ के आए थे आई अल्फा, एक पढ़ा है आपने एफ क्रॉस आर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, अल्फा किसके इक्वल है, ए अपॉन आर इज इक्वल टू एफ आर। पिछला एक्सप्रेशन खोल के देखना जो लास्ट करा था, किसका वैल्यू निकाला था, क्या पुट किया था, निकाला आई ए बाय इस फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, mg sin थीटा माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल टू ma। रिजल्ट देखकर पहचान जाओगे आप, इसमें कुछ नया नहीं है। एक्सेलरेशन कॉमन आ गया, क्या बचा, m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या फॉर्मूला बन गया, mg sin थीटा अपॉन m प्लस आई बाय, कुछ किया था ना उसके बाद आपने, डिवाइड बाय m, डिवाइड बाय m। ऊपर वाले को भी m से डिवाइड कर दो, नीचे वाले को भी m से डिवाइड कर दो। अब जगह कम है इसलिए मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर g sin थीटा, ये तो बढ़ी गया, आई बाय एम आर, डिवाइड ईच टर्म बाय आर और एम। तो एम यहाँ से गया, एम यहाँ से गया, सब जगह। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। देख लो ध्यान से, हटा दो इसे यहाँ से, करो जल्दी करो। एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। ए इक्वल्स टू आई, क्या नहीं है मुझे बताओ, देख मेरा दाएं बाएं सीट चेंज कर दो, पीछे चले जाओ, पीछे वाला बेंच ऊंचा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया जी साइन थीटा 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। आई कभी नेगेटिव नहीं होगा, इनमें से भी कोई चीज नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब जो कुछ भी है ये पॉजिटिव है, 1 में कुछ जुड़ेगा, डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से कैसा होना चाहिए, छोटा। मान लो ये 1 आया, मान लो वैसे ही करें तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यानी एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा का आधा। चाहे मैं कहता हूँ 0.1 आए चाहे 0.2 आए, वो इसको 1 से बड़ा ही बना देगा, 1 से बड़ा बना देगा डिनोमिनेटर को, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमेशा जी साइन थीटा से कैसा होता है, कम। अगर आपको याद हो
जब बॉडी स्लिप करती हुई नीचे आती थी, फर्स्ट केस पहला दिन करा था आपने, तो जब बॉडी नीचे आएगी तो केवल एक फोर्स है जो नीचे लाएगी, कौन? साइन थीटा फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन नहीं है। अगर इसमें फोर्स में से मास काट दूं तो क्या बचा? तो एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा। लेकिन अगर बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से भी कम हो जाएगा। ऑब्वियसली बात, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से भी कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक्सप्रेशन। हाँ, आई नेगेटिव कैसे होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? मास और डिस्टेंस का स्क्वायर का, दोनों चीजें वैसी आ रही। अच्छा, अब अगर मैं इसी में, हमने केस क्या लिया था पिछले वाले में? फॉर ए सिलेंडर, ये लिखा था सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करो कितना? हाँ, हाफ एम आर स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पर हाफ एम आर स्क्वायर डालोगे आई की जगह, आई की जगह हाफ एम आर स्क्वायर डालोगे तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट गया, हाफ बचा, हाफ प्लस वन कितना हो गया? 3/2 ऊपर गया। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इस केस में? एक्सेलरेशन आएगा इन केस ऑफ अ सिलेंडर, इन केस ऑफ अ सिलेंडर ये आएगा 2/3 जी साइन थीटा। अगर मैं इसमें साथ में स्फीयर ले लूं, स्फीयर ले लूं, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2/5 mr²। इसमें वैल्यू डाल दो, यहाँ पर 2/5 mr² डाल दो, और 2/5 बचा, 1 + 2/5 कितना आएगा? 7/5, यानी 5/7। तो एक्सेलरेशन कितना है? 5/7 जी साइन थीटा। जरा बताना, इसमें एक्सेलरेशन अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 0.6 जी साइन थीटा आएगा, और इसमें कितना आएगा? 0.7 जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन किस केस में ज्यादा हुआ? स्फीयर के केस में। स्फीयर के केस में एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 0.7 टाइम्स जी साइन थीटा, और ये कितना आ रहा है? 0. तो इसका मतलब स्फीयर ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ आएगा एज कम्पेयर टू सिलेंडर। आप कुछ भी रख लो, डिस्क स्विंग रख लो, आपको पता लग जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखते ही किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा आ रहा है? स्फीयर का। तो स्फीयर कम समय में पहुंचेगा और ज्यादा तेजी से एक्सेलरेशन करता हुआ पीछे भागेगा। ठीक है, आगे आज चैप्टर का थ्योरी खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसमें फ्रिक्शन निकालूं तो फ्रिक्शन कितना आता है? जरा देखना, एक्सप्रेशन निकालो। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा फॉर अ सिलेंडर? सिलेंडर के लिए फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या लिखा था अभी आपने? IA/r²। लिखा था ना, IA/r² लिखा होगा जो, है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? हाफ ma, और एक इसके बराबर है 0. किसके केस में निकाल रहे हो? ठीक है, कितना आया? 1/3 ऑफ mg साइन। तो फ्रिक्शन का ये वैल्यू आ गया फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर। सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ उसका फ्रिक्शन का फॉर्मूला आ गया 1/3 ऑफ mg साइन थीटा। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, ये रहा, ये डाल दिया हमने वैल्यू, r² से r² कैंसिल हो गया तो ma आ गया। और एक्सेलरेशन सिलेंडर के केस में अभी लिख कर आए हैं हम 2/3 ऑफ g साइन थीटा, 2 से 2 कट गया, 1/3 ऑफ। ठीक है, कुछ ऐसा याद है? पहले हम पढ़ते थे म्यू = tan थीटा। यस सर। इस केस में क्या आएगा जरा देखो। म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला बताइए। ये फ्रिक्शन कितना है? साइन थीटा, और वो कितना होता था? फॉर्मूला लिख रहा है आपको, डायग्राम देखो। ये रहा, r हो गया mg cos थीटा, तो r हो गया mg cos थीटा। 1/3 ऑफ tan थीटा। तो थोड़ा फर्क आ गया, 1/3 आ गया,
किस केस में लिया हमने? सरेंडर केस। थोड़ी बहुत चीजों में बदलाव आएंगे। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? G sin theta। 1 plus I R square। एक और चीज याद रख सकते हैं, बॉडीज विद ग्रेटर वैल्यू ऑफ I, जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, will have smaller values of, ये जनरल फॉर्म में याद रखना कि जिसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आदित्य कुंडू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना बड़ा हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू उतना ही छोटा हो जाएगा। तो ये अपने यहाँ पे अच्छा हाँ। एक और नोट करके लिख सकते हो, अगर हम बात करते हैं रोलिंग, जब बॉडी रोल करती हुई आगे आती है तो दो तरह के मोशन उसमें हो रहे हैं। एक तो ट्रांसलेटरी मोशन है, आगे जा रही है, और एक रोटेटरी मोशन है, घूम भी रही है और आगे भी जा रही है। तो रोलिंग में दोनों मोशन आप इकट्ठे आ गए आपके। कौन सा मोशन आ गया? लिखो जरा, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन। रोलिंग में ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन। अच्छा, मान लीजिए ये बॉडी आगे हमारे पास जो रोल करती हुई आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसके सीएम की बात करता हूँ तो इसका सीएम यहाँ पर, इसका सीएम भी यहीं पर, तो बॉडी भी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है। अब मुझे एक बात बताइए, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी अगर सिर्फ आगे जा रही है और घूम नहीं रही? बॉडी सीधी हो जा रही है तो हर पार्ट की वेलोसिटी कितनी हो? हर पार्ट की वेलोसिटी कितनी? v हो। अब ये बॉडी खड़ी खड़ी एक जगह घूम रही है, आप यही तो बोल रहे हो कि रोलिंग मोशन में दो चीजें आ रही हैं, ट्रांसलेटरी मोशन आ रहा है और रोटेटरी मोशन आ रहा है। तो हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, बाद में ऐड कर लेंगे इसको। अभी फिलहाल कैसा मोशन लिया? ट्रांसलेटरी मोशन लिया, यानी बॉडी ने सिर्फ सीधा चलना है, घूम नहीं रही है। अब ये खड़े खड़े एक जगह घूम रही है, अगर बॉडी एक जगह खड़े खड़े घूमेगी तो यहाँ वेलोसिटी ऐसे, यहाँ तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? हाँ, अरे तो खड़ी खड़ी यहाँ घूम रही है तो वेलोसिटी किस बात की? यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी और यहाँ वेलोसिटी कहाँ होगी? हाँ बिल्कुल ठीक देख लिया, ये रही वेलोसिटी। ये कौन सा मोशन है? बॉडी ऐसे घूम रही है कि नहीं घूम रही है? इस पॉइंट पर अरे साइकिल के टायर में वो नहीं चिपक जाता है पानी, जब पानी लग जाता है इसमें कीचड़ में चलाते हो तो कहाँ टेंजेंशियली तो फेंकता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि थोड़ा सा जैसे ही वो उठती है तो ऐसे करके टेंजेंशियल दिखाते हो। मैं बिल्कुल इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि टच में, तो इसका पार्ट इधर की तरफ वो मोशन इधर की तरफ हो। क्या ये दोनों मोशन कंबाइन नहीं हो रहे हैं, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी? क्योंकि बॉडी क्या करती है? घूम रही है, घूमती हुई आगे जा रही है, घूमती हुई अगर आगे जा रही है तो तीनों पॉइंट पर वेलोसिटी है, ये क्या है? सीएम। लेकिन अगर बॉडी एक ही जगह खड़ी घूम रही है तो इसका वेलोसिटी तो जीरो है। इस पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी, इस पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब इन दोनों को जोड़ लो, अब जोड़ लो इनको, क्या आएगा?
इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? और इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? ये बहुत सिंपल तरीका है समझाने का। ये पहले भी जेईई में भी आ चुका क्वेश्चन और कई बार क्लास में स्कूल में भी पूछ लेते हैं कि अगर बॉडी रोल करते हुए आगे की तरफ जा रही है तो उसकी, और अगर वो भी वेलोसिटी से आगे जा रही है तो बताइए सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर और सबसे नीचे वाले पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी? बनाइए, बनाना। चलो नहीं सर, कर दूं? बॉडी रोलिंग होने हॉरिजॉन्टल पे, बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही, सॉरी नीचे नहीं आ रही, हॉरिजॉन्टल पे, बॉडी रोलिंग होने हॉरिजॉन्टल पे। ये हमारे पास कोई भी बॉडी आ गई, बॉडी रोल करती हुई आगे की तरफ जा रही है। बॉडी v वेलोसिटी से आगे जा रही है और इसका एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा। ओमेगा, ठीक है। भावना, v और ओमेगा में रिलेशन क्या है? बोलो बोलो। हाँ, कितना टाइम लगता है फॉर्मूला याद करने में? कुछ कह के भेजा था ना मैंने, भाई को बुलाई लेता हूँ पहले मैं यहाँ पर। आगे लिखो काइनेटिक। अच्छा, अब मैं फिल नहीं करूंगा, अपने आप करना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। फिल करो, ये फॉर्मूले क्या आएंगे इसके? रोटेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। अब बॉडी के पास दो तरह की काइनेटिक एनर्जी है, सिर्फ चल नहीं रही है, घूम भी रही है, तो घूमने की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी होगी। दोनों के फॉर्मूले बताइए भाई। रोटेटरी का हाफ आई ओमेगा, और उसका दूसरे वाले का? अच्छा, और इसका हाफ ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा, हाफ आई ओमेगा, ठीक है। टोटल एनर्जी निकालो और एक स्फीयर ले लो, इसको एक स्फीयर मान लो, ये एक स्फीयर मान लो। स्फीयर जैसे ही आता है दिमाग में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इसका 2/5 mr²। और दोनों तरह की एनर्जीज को ऐड कर लो, AR प्लस। और मुझे ये बताओ कितना फ्रैक्शन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का है और कितना ट्रांसलेटरी का है, किसका हिस्सा ज्यादा? मैं ये कह रहा हूँ किसका फ्रैक्शन, जैसे टोटल एनर्जी आ गई 100, उसमें से 80 हिस्से रोटेशनल के हैं, 20 हिस्से ट्रांसलेटरी के। इस तरह से मुझे फ्रैक्शन बता दो कि इसका पार्ट कितना है और इसका पार्ट कितना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ले लो? स्फीयर का ले लो। देखो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को आप चेंज कर सकते हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की जगह डाल दो 2/5 mr²।
और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा हो गया v बाय आर, यानी v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। 2 कैंसिल, r कैंसिल, 1/5 mv स्क्वायर। कौन सा वाला है? रोटेशनल वाला, है ना। तो के आर की जगह रख देते हैं हाफ 1/5, और ये तो है ही 1/2 mv स्क्वायर। इन्हें ऐड करो, कितना आएगा? 7/10 mv। ये क्या किया, फिर से देख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का कितना है? 2/5 mr स्क्वायर, और इसकी जगह क्या डाल दिया? ओमेगा की जगह v बाय r डाल दिया। v इक्वल्स टू r ओमेगा, v इक्वल्स टू r ओमेगा। चीजें कैंसिल आउट हुई, कितना बना? 1/5 mv स्क्वायर, और वो क्या है? हाफ mv स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लिया, 7/10 mv। ठीक है, कुछ और। अब फ्रैक्शन of total kinetic energy which is rotational। बताइए तो कितना है रोटेशनल वाला हिस्सा? टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है? बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह समझो इसको। 7 में से 2 हिस्से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण हैं, तो 7 में कितने हिस्से बच गए? 5। तो यानी अगर मैं यहां पर वर्ड बदल दूं, फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी विच इज, बोलो विच इज, हाँ, विच इज ट्रांसलेशनल will be equal to 5/7 mv। 7 में से 2 हिस्से किसके हो गए? रोटेशनल के, बाकी किसके हैं? ट्रांसलेटरी काइनेटिक। तो जब बॉडी रोल करती हुई आगे की तरफ जा रही है, रोल करती हुई बॉडी आगे की तरफ जा रही है, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी उसमें है वो 2 कारणों से है। एक तो वो गोल गोल घूम रही है, इस कारण से है, और एक वो आगे को बढ़ रही है, इस कारण से। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा टोटल एनर्जी के 7 हिस्सों में से कितने हिस्से हैं? 2। तो 2 आउट ऑफ 7। तो 7 में से 2 पार्ट्स अगर इसके एनर्जी के हैं, तो 7 में से कितने पार्ट उसके बच गए? आप चाहो तो वैल्यू डाल के देख लेते, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। ये 1/5 लिखा है, वो कितना आया था हमारा पिछला? 1/2 mv स्क्वायर, और उसको डालोगे मतलब 2 रोटेशनल के लिए 5 ट्रांसलेट है, और नहीं, ऐसे मत बताओ। 7 में से 2 पार्ट्स 7 में से mv स्क्वायर वो किसके हैं? रोटेशनल के, और ऐसे इसके आगे। अगर मैं सिर्फ फ्रैक्शन की बात करूं तो मैंने ये लिखा ही गलत है। फ्रैक्शन की बात ही कर रहे हो ना, mv स्क्वायर तो वैसे ही कट गया, mv स्क्वायर को लिखना। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे। आपकी चैप्टर की थ्योरी तकरीबन खत्म हो गई है। ये बॉडी h हाइट पे रखी हुई है, ऐसे बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है। जरा एनर्जी कंजर्वेशन इसमें लगाना है, कैसे लिखोगे, इक्वेशन कैसे लिखोगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी के ऊपर भेज रहे हैं। ये बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है, h हाइट से आ रही है, तो बताइए इसकी एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन कैसे लिखो, बताना जरा। या मैं आपसे ये पूछूं कि जब वो जमीन पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो बता दो। यहाँ जिस वेलोसिटी से वो पहुंचेगी वो वेलोसिटी बता दो। जब ये बॉडी हाइट पर है तो कौन सी एनर्जी है? फॉर्मूला बताइए। ठीक है, ठीक है। अब यही mgh इसको कन्वर्ट कर रही है काइनेटिक में। कौन कौन सी काइनेटिक है? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, प्लस रोटेशनल रोटेशनल एनर्जी।
ये तो बेसिक इसका थीम हो गया कि करना है सर। टोटल एनर्जी पोटेंशियल थी, उसी की वजह से बॉडी रोल होते हुए आगे आ गई, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, इक्वेट कर दिया इसको। अच्छा, अगर ये चीज में आपको क्वेश्चन में दिया होगा ये क्या है, मान लो ये स्फीयर, तो स्फीयर का क्या डाल देंगे, 2/5 mr² डाल देंगे। ओमेगा की जगह क्या डाल देंगे, v²/r² डाल देंगे। आप इससे इक्वेट करके क्या निकाल लोगे फिर उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं था, फिलहाल मैंने ऐसे ही कराया आपको ये कि h हाइट से बॉडी रोल करते हुए नीचे आ रही है। अब आप स्फीयर ले लो, सिलेंडर ले लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। जनरेटर देखा, जनरेटर के साइड में एक बड़ा सा लोहे का पहिया होता है, फ्लाई व्हील बोलते हैं उसको, क्यों लगा रहता है, क्यों लगा रहता है? जनरेटर देखा हो कभी, शादी वादी में देखा हो, उसको बराबर में इतना बड़ा पहिया सा होता है लोहे का, फ्लाई व्हील, वो घूमता रहता है। क्या करता है वो, क्यों लगा रखता है उसको, सोचते हो कभी क्या करता है, कैसे करता है बताओ। और टॉर्क का मुझे करना क्या, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, उसमें तो डीजल जला रहा हूँ, डीजल जला के मैं उससे इंजन को चला रहा हूँ, इंजन से मैं जनरेटर चला रहा हूँ। चलो सोचना, बताना फिर मुझे समझ में आए। हाँ बोलो बोलो, कुछ है, अरे कोई गलती तो हो जाएगा, बोल जो समझ में आए, बोल तो बोल। क्या उसको बताओ, हाँ नहीं, चलो फिर ढूंढना फिर अपना क्लास में बोलने से मत चुप रहा करो, क्या हो गया, गलत हो जाएगा, मना कर दूंगा गलत हो, कौन से आप बता। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, स्ट्रक्चर बनाइए फटाफट। इसकी जो लेंथ है ये 2L है, इसकी लेंथ है L, ठीक है। अब फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे आ रहा हूँ, जहाँ पर आपने शुरुआत की थी कहाँ से, पहला फॉर्मूला लिखा था Cm का R, m1r1 प्लस m2r2, यहीं से शुरू करेंगे। अब इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिए जाएंगे, कोई टी शेप का दे देंगे, कोई कुछ दे देंगे, कोई लेमिना दे देंगे, आपसे कहेंगे सीएम निकालिए उसका, तो हम सीएम ढूंढेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखा है एल एन, अच्छा ये डी आ गया, सी आ गया, ये कोई एम पॉइंट आ गया। अब ये कह रहा है इस पर हमने फोर्स लगाई है, लिखना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा। मास ऑफ AC m दिया, थिकनेस दोनों की बराबर है। AC का मास, ये जो ऊपर वाली रॉड आप देख रहे हो, इसका मास हमारे पास m है, इसका मास m, तो ऑब्वियसली इसका डबल हो जाएगा, डबल लेंथ की है ना। लिखो जरा, फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ टी शेप्ड ऑब्जेक्ट, फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ टी शेप्ड ऑब्जेक्ट at point P, ये point P आ रहा है यहाँ पर, such that the object has only translatory motion, such that the object has only translatory motion and no rotation, and no rotation. Find location of P with respect to M.
पोजीशन ऑफ लोकेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू M, M से कितनी दूरी पर। एक बहुत सिंपल सी चीज, बॉडी अपने आप को CM के अबाउट बैलेंस करती है, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में ये उन्होंने बोला कि जिस भी पॉइंट पर आपने फोर्स लगाई है उसके कारण ये T घूम नहीं रहा, ये T सीधा सीधा चल रहा है, पढ़ के देखो, इट इज हैविंग ओनली ट्रांसलेटरी मोशन एंड नो रोटेशनल मोशन। जब ये घूम नहीं रहा इसका मतलब CM, इसका मतलब जो फोर्स आप लगा रहे हो वो किस पर लगा रहे हो, CM पर लगा रहे हो। ठीक है जी, पहली लाइन तो ये होगी, लिख लो इसको लाइन को वहीं पर। सिंस द बॉडी इज हैविंग ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, द फोर्स मस्ट हैव बीन अप्लाइड एट द CM, द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट द CM। अब मुझे CM की लोकेशन आप बताकर देंगे तो कैसे दिखा जाएगा। फोर्स मस्ट हैव बीन अप्लाइड एट द CM। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले डिस्टेंस कहाँ से नापोगे। भाई कोई ओरिजिन होगा जब तो डिस्टेंस नापोगे, भाई ओरिजिन यहाँ ले लो, ओरिजिन यहाँ ले लो, ओरिजिन यहाँ ले लो, CM पे ले लो, यहाँ ले लो। चॉइस ऑफ ओरिजिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा जहाँ से आपके लिए चीज़ें आसान हो। मैं तो यहाँ भी ले लूँ, यहाँ भी ले लूँगा, लेकिन कैलकुलेशंस मुश्किल होती चले जाएंगे। कोशिश करो कि एंड उस पे लो जहाँ से मुझे डिस्टेंस लेना है। सिमेट्रिकली अगर आप इसको देखोगे तो इस पूरे का CM कहीं बीच में यहाँ लाई करेगा, इस वाली रॉड का CM यहाँ कहीं लाई करेगा, और मुझे इन दोनों का भी CM लेना है, मतलब मुझे पूरे T का CM निकालना है। तो बेसिकली यही आता नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ आएगा जी, यहाँ आएगा जी, यहाँ आएगा। क्यों आएगा, बॉडी सिमेट्रिकल है ये, तो इसका CM बीच में आएगा। जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वो इसका CM होगा। तो वो दोनों तो इसी पॉइंट पे आते नजर आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, डिस्टेंसेस क्योंकि उसने यहीं से मारने हैं तो हम यहीं से x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। तो ये एक हमारा y एक्सिस चला गया, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये y एक्सिस ले लिया और ये हमने x एक्सिस ले लिया। अब क्या करो, पोजीशन कैसे निकालते थे, ओरक का फॉर्मूला। एक्स एक्सिस में तो कुछ नहीं आएगा, तो इसका मतलब केवल यही रहेगा अपॉन। इस रॉड का बात करते हैं, पहले इस रॉड की बात करते हैं। CM यही होगा ना, इसका CM यही होगा, तो इसका मास कितना ले रखा है हमने, M, तो इसका मास हो गया M इंटू इसका डिस्टेंस कहाँ से यहाँ से कितना हो गया 2L। हाँ, इन दोनों का जो CM आएगा XCM, ऐसे में से पूछ मत, समझाई करो, वही तो दोबारा समझा रहा हूँ। इसका CM यहाँ है, तो अब तू पूरी रॉड मत देख, CM देख। यहाँ एक बॉडी मिल गई तेरे को, कहाँ रखी है वो बॉडी, वो यहाँ रखी। ये एक रॉड थी, इसका CM कहाँ है, ये रहा। तो अब तू ये मत देख, पूरी रॉड मत देख, ये देख, तेरे को एक ऑब्जेक्ट ये ले रखा है M मास का, एक ऑब्जेक्ट ये ले रखा है 2M मास का, और तुझे इन दोनों का CM निकालना है, तुझे इन दोनों का CM निकालना है। CM ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। तो जो लाइन इन दोनों को जोड़ती है CM यही कहीं लाई करेगा। तो ये तो मैंने y एक्सिस पहले से ले ली है, तो CM भी फिर यही कहीं आएगा। तो x एक्सिस पे तो आने से रहा, तो XCM तो वैसे ही कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ऐसे 2L क्यों है, ये आपका ओरिजिन आपने लिया, ओरिजिन से इस वाले मास की दूरी बताइए। अब आप इसको ऐसे सोचिए मत ना, अब आप इसको ऐसे सोचिए कि आपने ये एक्सिस ले ली, ओरिजिन ले लिया, ये 2M मास तो यहाँ रखा है, M मास यहाँ रखा है, और आपको इसका CM निकालना है। CM कहाँ लाई करेगा, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन पे लाई करेगा, यही लाई करेगा। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है मुझे चाहिएगा, 2M की दूरी और M की दूरी देखते हैं।
ये रहा 2m, कितना दूर होगा इससे, रॉड की लेंथ कितनी, 2l, तो ये कितने पे होगा, आधे पे l, तो ये लेंथ कितनी आ गई। और पहले वाला मास कहाँ रखा है, यहाँ, इसकी लेंथ कितनी, 2l, इसलिए 2l लिखी है। तो ये दूरी आ गई मेरी l और ये दूरी मेरी आ गई, ठीक है। चलूं कि नहीं आ गई, यहाँ पे आ गई। तो m इंटू 2l प्लस 2m इंटू l अपॉन m प्लस कितना आंसर आ, 4/, ठीक है, 4/3l। कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए CM के, सॉरी सारा बताऊंगा, दोबारा चिंता ना करो। तुम पूछ रहे हो यही खुशी की बात। x कितना है 0, y कितना है 4/3l, 4/3l कहाँ आएगा, 4/3l का मतलब 1.33l, तो ये तो एक l है ही, इससे और थोड़ा सा ऊपर यहाँ, तो इसका CM कहाँ लाई करेगा, यही लाई करेगा, करना भी चाहिए था। अब पूछिए क्या पूछ रहे, ये समझ में नहीं आया ना, अगले डायग्राम पे आइए। जो ऊपर वाली रॉड थी ये वाली, इसका CM कहाँ मान लिया, इसका मास कितना था, ये रखा था, कितनी दूरी पर रखा है, ओरिजिन से 2l, तो यहाँ से दूरी हो गई 2l, ये आपका वो आ गया। क्या करते हो आप, m इंटू आर, मास इंटू डिस्टेंस, ओरिजिन से मास कितना, डिस्टेंस कितना, तो आपने m इंटू 2l कर दिया। और सुनो, जो लंबी वाली रॉड थी, उसका मास कहाँ है, ये रहा, और रॉड भी डबल लेंथ की है तो मास भी डबल हो गया, मास कितना हो गया 2m, और क्योंकि ये रॉड सिमेट्रिकल है तो इसका CM बीच में होगा बिल्कुल, तो ये दूरी कितनी होगी, 2l का आधा करो l, तो 2m इंटू l, तो 2m इंटू l, नीचे टोटल मास आ गया, डिवाइड कर दो। हाँ नहीं, क्या समझ नहीं है, तब दोबारा बोलो। पूरा तो समझ आ गया। हाँ हाँ नहीं केस पता चला एक तरफ मास तो ठीक है, वह नहीं आ रहा है, ठीक है, वह नहीं आ रहा है, एक मास यहाँ रखा है, एक मास यहाँ रखा है, CM हमेशा लाइन जॉइनिंग द टू मासेस के बीच में आएगा। अब वो इधर आएगा या इधर आएगा। एक और भी चीज समझ बात को, परसों हमने क्या कहा था, CM हमेशा किधर शिफ्ट होता है, हैवियर पार्ट की तरफ। इसका मास 2m है, इसका मास m है, तो ऑब्वियसली CM किधर की तरफ रहने वाला है, इसकी तरफ रहने वाला है, और कहाँ रहने वाला है, उस लाइन पर जो इनको जोड़ती है उस पर रहने वाला है, तो ऑब्वियसली इसी लाइन पे आएगा। इसी लाइन पे है पर पोजीशन कैसे, ये निकली ना, लंबाई निकाल रहा है, कहाँ से निकाल रहा है, यहाँ से निकाला, यहाँ से कितनी दूरी पर है y एक्सिस, ये रहा वो, तो ये डिस्टेंस कितना है तेरा, ये वाला, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, यही l नहीं है, यही तो तूने CM निकाला है अभी, ये तूने जो निकाला, ये लेंथ कितनी आई 4/3l, ये आई। तुम अब सारे ऑब्जेक्ट्स देखते भी हो, अब तुम इस रॉड को देखो, इस रॉड को देखो, ये नहीं देखना है, इसका मास m ये रहा, इसका मास 2m ये रहा, तो अब तुम दो मास देखो ना, एक m देखो और एक 2m देखो, लाइन जॉइनिंग द मासेस पर इनका CM लाई करेगा, हमने वहां का यही तो करना। से जो मास है उन दोनों रॉड्स का मास है एक है, दोनों रॉड का ऊपर वाली लेंथ का, उसका लेंथ l है तो मास m ले लिया, बड़ी वाली लेंथ डबल लेंथ की है तो उसका मास करते जाओ, अभी तो बहुत सारे हैं। चॉइस ऑफ ओरिजिन जरूरी नहीं है यहाँ लें, सब आपके हाथ में है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता आप ओरिजिन कहाँ ले रहे हैं। एक काम करो, अभी करते हैं, ओरिजिन चेंज करो, तुम करो क्वेश्चन, मैं देता हूँ ओरिजिन कहाँ लेना, ये लो ओरिजिन, करो, ये ले लिया मैंने ओरिजिन पर, ये x एक्सिस और ये तुम्हारी y एक्सिस, ये ऑब्वियसली -y हो गई, करो
सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला। इसका ओरिजिन, इसका मास यहाँ है 2m, ये रहा मास m, डिस्टेंसेस वही है, सब कुछ वही है। ओरिजिन ऊपर ले लिया मैंने, निकालो। ये डिस्टेंस कितना हो गया? अच्छा मैं क्यों करूँ, करो करो, हो गया, सेम आ रहा है? नहीं बस सेम, मतलब वो दूरी तो उतनी आएगी ना, बस थोड़ा ही जाएगा। कितना है? हाँ, -2/3 आ गया, ठीक। RCM या YCM, अच्छा अभी भी XCM तो 0 ही होगा, इस पर तो नहीं आने वाला ना CM। आपके पास दो बॉडी है, एक ये रही और एक ये रही, तो CM तो यहीं ज्वाइन करेगा, यहीं कहीं आएगा, ठीक है यहीं आएगा। XCM तो नहीं है, YCM की बात करो। इस बॉडी का मास ले लो, कितना मास है, और ओरिजिन से इसकी दूरी, तो ओरिजिन ही यही ले लो, ओरिजिन ही यही ले लो, मास डिस्टेंस कितना है 0। दूसरी बॉडी का रखिए, ये मास कितना है 2m, ओरिजिन से कितनी दूरी है -l, ये पूरी कितनी थी 2l, ये कितनी हुई आधी -l, माइनस डिवाइड बाय m + 2m -2/l -2/3l, समझ रहे हो? ये है -l और ये है -2/3l, मतलब यहाँ कहीं, क्योंकि ये कितना आएगा माइनस का 0.66l, तो 1l से कुछ कम, तो ये आ गया डिस्टेंस कितना -0.66l। अगर ये 2/3 ऑफ l है तो ये कितना बच गया, ये कितना बच गया 1/3 ऑफ l, ये कितना बच गया, ये बच गया 1/3 ऑफ l, ये कितना बच गया। अगर मैं यहां से ले रहा था पिछली बार तो l + l/3 कितना हुआ, क्या पिछली बार यही आंसर नहीं आया? पता है मुझे, आपको समझ गलत करते, ये l/3 कैसे आया? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है टोटल, l है, और आपका CM कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ। ये डिस्टेंस बताओ कितना है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ उस डिस्टेंस को बताओ कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, माइनस छोड़ दे, 2/3l है, ये 2/3l है, ये लेंथ कितना है l में से 2/3l हटाओ, कितना बचा, कितना बचा 1/3l। अब ये 1/3l और ये कितना l, तो l + 1/3l कितने l हुए 4/3l का। यही आंसर पिछली बार नहीं आया, क्योंकि पिछली बार डिस्टेंस कहाँ से लिए थे, यहाँ से। ओरिजिन की चॉइस तुम्हारे हाथ में, ये नहीं कि मैंने आपको यहाँ बता दिया यही लो गया, और पंगे लेने हम नहीं करना, घर पे करना, अपनी टाइम खराब, यहाँ ले लो ओरिजिन, यहाँ ले लो भाई। अगर आपको समझ नहीं है चीजों को, ये डिस्टेंस x ले लो, ये डिस्टेंस कितना बचा, करना नहीं है, अब नहीं करना, टाइम नहीं खराब करना मुझे। ये डिस्टेंस कितना बचा l - x, ये डिस्टेंस कितना बचा l, करो लेके ओरिजिन करो, घर पे करना, अभी नहीं, अब टाइम मत बात करो। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ओरिजिन आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले लो, ऐसी जगह ले लो। अब जैसे वहां ओरिजिन आपने लिया, क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ इसका यहाँ लेने से, या एक तो ये कैलकुलेशन ही कम हो गई मेरी, यहाँ ले लूंगा तो इस, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ तो ये वाले मास का जो वो आपका डिस्टेंस होगा वो 0 हो गया, तो कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन कम हुई मेरी। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से लेते हो। चलिए अगला एक लैमिना है, शीट है,
हमारे पास इस शेप के, समझ लो लोहे का हमने पत्ती काट के ऐसे लगाया। कुछ आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ मैं इसमें। इनके कोऑर्डिनेट्स देखो जरा। ये जिनके स्कूल में चल रहा है उनको समझ में भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत, है? यही पहला क्वेश्चन कर रहा है, यही करवा है। स्कूल वाले भी इस पर स्पीड पकड़े हुए हैं, इसका मतलब तेज चल रहे हैं। आज ही शुरू किया है। कह रहा है फाइंड द CM of this uniform lamina. Find CM of this uniform lamina. अभी चीजें कुछ ज्यादा आसान से शुरू हुई हैं। आप देखो यूनिफॉर्म लेमिना कहने का मतलब होता है कि सारे मासेस, अगर ये टोटल 3 किलो का है, मैं इसके 3 हिस्से कर दूं, 1 किलो ये, 1 किलो ये, 1 किलो। अब धीरे धीरे जैसे हम चीजों में आगे बढ़ेंगे, आप देखोगे एक रॉड दे देगा, बोलेगा इस रॉड की डेंसिटी जैसे जैसे आगे जाता जा रहा हूँ वो बढ़ती चली जा रही है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, A and B आर कॉन्स्टेंट्स और डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो ये वाला हिस्सा हैवियर 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 होता चला जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपसे कहूँ इसका CM कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो इसका CM है। लेकिन जब उस केस में आएगा फिर आपको और चीजें लेनी पड़ेगी। अभी हम यूनिफॉर्मिटी में चल रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं। बिल्कुल एक लेमिना ले लिया, शीट ले ली। लेमिना का मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा है लेकिन उसकी मोटाई कम रहती है ना। डायमेंशंस आपको दे दी हैं सारी की सारी। अब आप बताइए इसका CM कहाँ लाई करेगा, CM की पोजीशन बताइए। अब इसको ऐसे सोच क्यों रहे हो? ये सोचो कि ये पूरी शीट दिखती नहीं है ना। पिछली बार रॉड दिख रही थी, कोई मास दिख रहा था। पिछली बार 2 T शेप में मास दिख रहा था आपको, ऊपर वाले का मास m, नीचे वाले का मास 2m। इस शीट का मास भी ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा यहाँ, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा। तीनों मासेस कितने कितने किलो के होंगे? 1-1 किलो के। 1 किलो 1 किलो 1 किलो आ गया। डिस्टेंसेस लेने आपने, ओरिजिन आपको दे रखा है, बचेगा एक बार आप XCM निकाल लो, एक बार आप YCM निकाल लो। तो पहले देख फिर लिखो बात। इस मास की बात कर, इस मास की बात कर, पहले समझ लो चीजों, पहले जाके फिर बढ़ोगे। इसका मास यहाँ रखा है, इसकी जरा मुझे लोकेशन बता दे क्या है, इसकी कोऑर्डिनेट्स बता दो। है बेटा 1/2 और 3/2। अच्छा ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2। यहाँ तक कितना हुआ? यहाँ तक कितना हुआ? हाफ। इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो कितना है और y कोऑर्डिनेट कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 1। और ये कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? तो आपको इसके x और y मिल गए। आपको ये पता लगे मास रखा कहाँ है, मास यहाँ रखा है। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? हाफ। नहीं समझ में आ रहा तो साफ बिल्कुल मना कर दिया अगर बेशरम हो। नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, ऐसे ठोक के मना कर दिया। मैं उसे भी सुनने को तैयार हूँ, लेकिन ना समझ में आए तो 6 बार बोला कर कि नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोबारा करो। ये 1 है तो हाफ बचा, 1.5 कितना होता है? 3/2। अगर आ रहा है तो बता देना इसके कितने आएंगे? 1/2 1/2 बस ठीक है। फिर आ रहा 1/2 और 1/2। इसका कितना आएगा? 3/2 और 1/2। अब आपके पास मासेस भी आ गए, एक्स वाई भी आ गए सबके, m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 / m1 + m2। खत्म। पहले वाले का m1 मान लो मैं इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, सिर्फ याद करने के लिए। तो m1 × x1 + m2 × x2 + m3 × x3 अपॉन, इसको ऐड कर लो आप। आधा और 1.5 2, 2 और आधा 2.5,
5 बाई 2 5 बाई 2 5 बच गया आ गया ना सर वो यूनिफॉर्म है ना दोनों का आ रहा है दोनों को 5 5 ठीक सर वो यूनिफॉर्म क्या कह रहे हो हाँ हम मना नहीं करते यूनिफॉर्म तुमने क्या लिखा यूनिफॉर्म इसलिए लिखा कि इसकी डेंसिटी थ्रू आउट द मास सेम है ऐसा नहीं है कि कोई हिस्सा भारी है कोई हिस्सा हल्का है ठीक है कोऑर्डिनेट्स निकल गए 5/6, 5/6 ठीक किसके कोऑर्डिनेट बोलो सीएम के कोऑर्डिनेट्स 5/6, 5/6 अरे ये बता दो ना ये कैसे है हाँ देखो आप इसको ऐसे देखो कि मत ये रहा पूरा लेंथ बताओ यहाँ तक लेंथ बताओ ऑब्वियसली ये कितना हो गया हाँ यहाँ तक पूरा लेंथ बताओ यहाँ तक बताओ तो ये कितना हो बच गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा मैंने आप एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है हाफ वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है 1.5 ऐसे सारे हो जाएगा आगे करो 2 blocks of masses 3m and m इसमें क्वेश्चंस खत्म नहीं होते चैप्टर में इतने हैं हमने यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स ले लिए इसका मास 3m इसका मास m ये नीचे आएगा ये ऊपर लिखते जाओ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड of acceleration of CM एक पुली टोटल फ्रिक्शनलेस थ्रेड मासलेस 2 मासेस हमने कनेक्ट कर दिए ऊपर पुली को बांधा हुआ है हमें क्या अच्छा ये ऑब्वियसली भारी है तो नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा इसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा पर क्योंकि दोनों कनेक्टेड है तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम आएगा है ना तो हमें क्या निकालना है इनका जो CM है उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना अब 2 बॉडीज आ तो 2 बॉडी का जो CM है उसका एक्सेलरेशन हमें निकालना पहले मुझे याद दिलाओ कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके पहले पहले हालांकि निकालने को तो मैं भी निकाल दूंगा याद नहीं रखोगे फॉर्मूले तो कैसे काम चलेगा ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है कहाँ से आया था ये गलत काम है तो मेरा टाइम खराब करा रहा है नीचे की तरफ क्या आएगा मास वेट नीचे टेंशन ऊपर ये बॉडी नीचे जा रही है ये बॉडी ऊपर को जा रही है इसकी इक्वेशन में क्या बनेगी T माइनस mg इज इक्वल टू इन इक्वेशंस को ऐड कर लो T कट जाएगा एक्सेलरेशन निकल आएगा फिलहाल मैं सिर्फ फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ आपको जब आपका m1 और m2 2 मासेस कनेक्टेड होते हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g टाइम उसका टेंशन का फॉर्मूला याद है किसी को ये तो मैंने अलग से कराया था हाँ टेंशन का फॉर्मूला बोलो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g याद रखा करो भूलो नहीं अगर हम पीछे नहीं करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई आगे ये टेंशन का फॉर्मूला होगा ठीक है खैर मुझे फिलहाल एक्सेलरेशन की बात करनी ये जो येलो में लिखा हुआ है ये सब मेरा काम नहीं है ठीक है हाँ कहाँ पर 4m होगा 4m है ही कहाँ पर ये 3m है और ये m है ये 3m है और ये m है तो 4m कहाँ से आएगा क्या रानी इसका लिख रही है ना तू हैं इसका अगर तू FBD बना रही है तो
तो इस पर लगने वाली फोर्स कौन कौन सी है? T माइनस एम जी इक्वल टू एम। सब कुछ तो ठीक है। क्या निकालना? कैलकुलेट करो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सीएम ऑफ द सिस्टम। बताइए कैसे? बहुत सारा गंदा सा। अब ये फोर्सेस मत लिखना, ये 3mg सब पुराना है हमारा। दोनों सिस्टम अगर एक साथ ले लूं तो मासेस ऐड कर दिए, और ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सीएम आई मीन टू ए। इनको अलग अलग भी ले लूं तो भी वही आएगा। देखना ठीक लिखा है कि मैंने, समझने की कोशिश करो। ठीक समझ में आ? क्या समझ में? मुझे कुछ नहीं आ। दोबारा से आ गया ना? मुझे पता है आ गया। फिर से देखो, एक का एक्सेलरेशन इधर को ले लिया, एक का एक्सेलरेशन इधर को ले लिया, ऐसे उठेगा एक इधर हो जाएगा। मान लो एक्सेलरेशन a1, इसका एक्सेलरेशन a2, इनका सीएम नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों मासेस को ऐड कर लिया इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सीएम। सही है? पहला मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। अब डिसाइड तुम कर लो, तुम्हें ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर हम बिल्कुल ही एक्स जैसे हम ये लेते हैं, अगर आप ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो ले लो, ये डायरेक्शन नेगेटिव लेते हो तो m1 a1 प्लस m2 माइनस। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें वैल्यू डाल दो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। एक मास m है और एक मास 3m है इनटू एक्सेलरेशन ऑफ cm। एक मास m है और उसका एक्सेलरेशन कितना है? a। दूसरा मास कितना है? 3m है और एक्सेलरेशन कितना है? माइनस है। ये कितना आ गया? माइनस 3m है, माइनस 2m है। सही है? तो एक्सेलरेशन ऑफ cm किसके बराबर आ गया? माइनस 2m अपॉन 4m। मतलब कितना आ गया? माइनस a बाय। ठीक है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वो डायग्राम बदल दिया मैंने। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला m1 माइनस m2 एक्सेलरेशन का वैल्यूज डालो और आंसर निकालो फटाफट जल्दी। m1 कितना ले चुके हो? m1 कितना ले चुके हो? m के बराबर। और m2 कितना ले चुके हो? 3m के बराबर। तो वैल्यूज ही डालनी है और कुछ नहीं करना। जल्दी करो, आंसर निकालो। जोर से बोर्ड को मत खोलो, लकड़ी का बोर्ड है, आग लग जाएगी। नहीं समझ में आ रहा? कुछ लोग भी नहीं आ रहा मेरे से। मैं दोबारा 4 बार बता दूंगा। कुछ हो गया? आंसर निकाले जी बार। एक्सेलरेशन cm का आ गया g बाय 4। कोई बात, वैल्यूज डाल दीजिएगा प्लीज। नहीं आ गया कि नहीं? निकल गया आंसर? अच्छा, मैं इतना वेट क्यों कर रहा हूँ? आगे चलो। टाइम क्या हो गया देखने का? 5:15। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर सुनना शुरू करूँगा। टाइम में करा दो आप लोग लगे। इसका सीएम निकालना है आपको।
इसका लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर और ये दिया हुआ है 2 मीटर। ये भी करवाएंगे स्कूल में। ये 6 मीटर और ये भी 2 मीटर। बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है, तो 3 मीटर ये बच गया और 3 मीटर ये बच गया आपका यहाँ। CM का पोजीशन निकालिए, CM का पोजीशन निकालिए। किस पर आप ओरिजिन कहीं ले लो, आपकी मर्जी, मुझे क्या करना है। सारे एक ले लेते हैं, काम कर लेते हैं, सबका एक से आ जाएगा, फिर अलग नहीं आएगा। यहाँ ले लो, यहीं ले लो, ये यहाँ ले लिया हमने ओरिजिन, इसके हिसाब से निकाल लो।